दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 5 फरवरी को कराए जाएंगे। मतगणना 8 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमावली 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत पुल पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून भगोड़ों को पकड़ने के लिए मजबूत तंत्र के रूप में काम करेंगे। नेपाल तिब्बत सीमा पर भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 हुई, करीब 190 घायल। और चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 5 फरवरी को होगा, मतगणना 8 फरवरी को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अधिसूचना 10 जनवरी को जारी की जाएगी और नामांकन की अंतिम तिथि इस महीने की 17 तारीख होगी। श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13,033 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार दिल्ली के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम से छेड़छाड़, शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि और मतगणना प्रक्रिया को धीमा करने के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दोहराया कि ईवीएम फुल प्रूफ उपकरण है और इसके मतदान डेटा को बदलना असंभव है। There is no evidence of unreliability or any drawback in the EVM. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments, no alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में 1,55,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 83 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 71 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं, जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में 1 लाख से अधिक मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 2 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच की जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां 62 सीटें जीती थी, वहीं भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, क्योंकि आप सरकार वादों को पूरा करने में विफल रही है। कांग्रेस ने एक बेहतर सरकार देने का काम किया था, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम किया था। उस देखी पर की पार्टी को मौका दे ताकि हम एक बेहतर दिल्ली, जिसमें यमुना भी साफ होगी, जिसमें प्रदूषण भी कम होगा, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें महिलाओं को सम्मान और उनको 2500 रुपए मिलना शुरू होगा, तो ऐसी सरकार के लिए कांग्रेस को चुने। उधर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि मतदाता आम आदमी पार्टी को फिर सरकार बनाने के लिए चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, 0 बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमावली 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नियमावली का उद्देश्य
विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया गया है। मंत्रालय ने MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगले महीने की 18 तारीख तक जनता और हितधारकों से मसौदा नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पोल पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून विदेश भागने वाले भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में काम करेंगे। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये जांच एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री शाह ने कहा कि वर्षों से भारत में अपराध कर दूसरे देशों में भागने वाले अपराधियों को भारत पोल जैसी आधुनिक प्रणाली के लागू होने से न्याय के कटघरे में लाया जा सकेगा। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। श्री शाह ने आज उत्तर प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। ये आकाशवाणी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष के लिए वार्षिक जीडीपी के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए। एक रिपोर्ट। अग्रिम अनुमान के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 9.7% की वृद्धि देखी गई है। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8.2% था, जबकि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 9.6% अनुमानित की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि वास्तविक सकल मूल्य वर्धन जीवीए वित्त वर्ष 2023-24 में 7.2% की वृद्धि दर की तुलना में 6.4% बढ़ा है। अनुमानों के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र का वास्तविक जीवीए 3.8% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1.4% से अधिक है। निर्माण क्षेत्र का वास्तविक जीवीए बढ़कर 8.6% रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 152वें मिशन ओलंपिक सेल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत ने 2028 के ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसका नर्चर कैसे करना और नर्चर करके टॉप के तहत उसको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोजर देके ओलंपिक्स और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हमारे एथलीट सफल रहे, इस विषय पर डिटेल डिस्कशन हुआ। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर प्रतिदिन असंगठित क्षेत्र के 30,000 से अधिक श्रमिक पंजीकरण कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल की बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि HMPV नया वायरस नहीं है और इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा कि देश की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चुनौती से तत्काल निपटने की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV से जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने ये बात कही। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरीफ ने आज राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन को मानव मेटान्यूमोवायरस के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। हालांकि उन्होंने मीडिया को बताया कि राज्य में अभी तक HMPV का कोई मामला सामने नहीं आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों और ऑटो कैब चालकों से मुलाकात की। दिल्ली मंडल कुली संघ की ओर से 6 मांगों और दिल्ली ऑटो चालक संघ की ओर से 5 मांगों का एक ज्ञापन रेल मंत्री को सौंपा गया। श्री वैष्णव ने काली पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा के पार्किंग शुल्क को कम करने की मांग को तुरंत मान लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया। सरकार ने इस वर्ष के कैलेंडर की थीम जन भागीदारी से जन कल्याण रखी है। नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में आए भूकंप में मृतकों की संख्या 126 हो गई है। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बताया कि आज सवेरे आए इस भूकंप में 190 लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। इसका केंद्र नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जिजांग शहर में 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से सबसे अधिक मौतें जिजांग शहर में हुई हैं। इसके साथ ही कई लोग घायल हुए हैं और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। देश में भूकंप से अब तक किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। भारत ने नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में आए भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार और भारत के लोगों की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, डिजिटल स्पेस, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों सहित भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला के माध्यम से छात्रों को परीक्षा के तनाव से उबरने में मदद करने के लिए एग्जाम वॉरियर्स आर्ट फेस्टिवल की प्रशंसा की है। 4 जनवरी को नई दिल्ली में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और कट्टरपन से निपटने, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। आज नई दिल्ली में भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय वेदांता कलिंग लॉन्सर्स का मुकाबला श्राचीरार बंगाल टाइगर्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कलिंगा लॉन्सर्स 3-0 से आगे हैं। अंक तालिका में श्राचीरार बंगाल टाइगर्स पहले स्थान पर मौजूद हैं, जबकि वेदांता कलिंगा लॉन्सर्स अंतिम स्थान पर हैं। कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इस समय लक्ष्य सेन का सामना ताइवान के शी यूजिन से हो रहा है। उधर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज थाईलैंड की ऑर्निचा सुकिता सुवाचाई की जोड़ी को पराजित किया। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कल अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कई ट्रेन और उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली आने वाली करीब 25 ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे उड़ान की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 5 फरवरी को कराए जाएंगे। मतगणना 8 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमावली 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत पोल पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून भगोड़ों को पकड़ने के लिए मजबूत तंत्र के रूप में काम करेंगे। नेपाल तिब्बत सीमा पर भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 हुई, करीब 190 घायल। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।